गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिम कैटाबॉलिज्म में हमने हिम डिग्रेडेशन स्टडी कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने हिम डिग्रेडेशन पाथवे स्टडी कर लिया है। अब हम चलेंगे जॉन्डिस के ऊपर। ये जॉन्डिस क्या है, इसके कितने टाइप है और कैसे होता है, इसके बारे में जानने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं जॉन्डिस पे। ओके, जॉन्डिस जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं और गुजराती में उसको कमड़ा बोलते हैं और कई बार लोग उसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, एक साइंटिफिक वर्ड है। तो चलो देखते हैं कि जॉन्डिस के कितने टाइप है और क्या कंडीशन होती है। ओके, डिसऑर्डर ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। ये एक बिलीरुबिन के रिलेटेड डिसऑर्डर है कि जब बिलीरुबिन का जो डिग्रेडेशन होना चाहिए और बिलीरुबिन रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो जॉन्डिस होता है। तो देखते हैं क्या है। डिसऑर्डर ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म कैन लेड टू दी हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर बिलीरुबिनेमिया ये क्या है? हाइपर बिलीरुबिनेमिया मैं आपको बताता हूँ। हाइपर प्लस बिली रूबी प्लस एमिया प्लस एमिया। ओके, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ज़्यादा हो जाता है क्या? बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है। मगर किस में? जब भी एमिया वर्ड आपको सुनाई दे तो उसका मतलब ये होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। जब भी EMIA एमिया वर्ड आएगा उसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर है। ठीक है, ओके। तो क्या कहता है? डिसऑर्डर ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म कैन लेड टू द हाइपर बिलीरुबिनेमिया, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, सीरियस मेजरमेंट ऑफ बिलीरुबिन लेवल आर यूजफुल फॉर असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ लिवर डिसीज। ठीक है, बिलीरुबिन का डिग्रेडेशन और हिम का डिग्रेडेशन कहाँ होता है? लिवर के अंदर होता है। और लिवर के अंदर क्या बढ़ेगा? बिलीरुबिन बढ़ेगा और वो बिलीरुबिन कहाँ आएगा? ब्लड के अंदर आएगा। तो एक लिवर के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर है एक, तो उसे हम लिवर डिसीज भी बोलते हैं। जब भी जॉन्डिस होता है पेशेंट को तब उसके पेट के ऊपर सूजन आ जाती है, तो वो किसकी सूजन होती है? लिवर की सूजन होती है। ओके, फ्रैक्शनेटिंग बिलीरुबिन कैन ऑल्सो एड इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। ओके, जॉन्डिस के डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप के जॉन्डिस होते हैं। ठीक है, जॉन्डिस इज अ फिजिकल साइन मार्क बाय द येलोइंग ऑफ द स्किन। अब सिम्टम क्या है? जिसके अंदर जॉन्डिस होगा तो उसके सिम्टम क्या है? तो पहले तो जो स्किन होती है वो येलो हो जाती है, क्योंकि जो बिलीरुबिन है उसका कलर है वो येलो है। तो ये ब्लड के अंदर बिलीरुबिन सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो वो बिलीरुबिन स्किन के अंदर भी आता है, आई के अंदर भी आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी आता है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है जॉन्डिस में। येलोइंग ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब क्या है? व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। व्हाइट पार्ट ऑफ द आई जो हमारे जो आई है उसमें जो व्हाइट पार्ट है वो येलो हो जाता है। यहाँ जो इमेज है इसके अंदर दिखाया गया है, देख लो आप, ये डिफरेंस है। ये एक नॉर्मल आई है और ये जॉन्डिस जिस पेशेंट को हुआ उसकी आई है, तो ये येलो हो गई है। ओके, ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का डिपोजिशन होने की वजह से स्किन का कलर येलो होता है, साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो भी येलो होता है। स्क्लेरा मतलब जो आई का जो वाइट पार्ट है वो भी येलो हो जाता है। दिस कंडीशन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर बिलीरुबिनेमिया। आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल जॉन्डिस, तो हमारी ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन होता है उसका लेवल कितना होना चाहिए? तो जॉन्डिस बिकम क्लिनिकली अपेरेंट व्हेन सीरम बिलीरुबिन लेवल एक्सीड 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब हमारे सीरम के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल जॉन्डिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन बिलीरुबिन लेवल आर बिलो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, क्या हो? 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब कम हो बिलीरुबिन हमारे ब्लड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिफर टू एज अ लेटेंट जॉन्डिस और अ सब क्लिनिकल जॉन्डिस एज इट इज नॉट क्लिनिकली डिटेक्टेबल एट दिस स्टेज। उसका मतलब ये होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर
ब्लड में, हमारे ब्लड में अंदर बिलीरुबिन का जो लेवल है, बिलीरुबिन का जो लेवल है वो बिलीरुबिन लेवल 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो उससे हम लेटेंट जॉन्डिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटेंट जॉन्डिस। लेटेंट मतलब हमारे ब्लड में बिलीरुबिन है मगर उसके कोई सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या बोलता है? लेटेंट जॉन्डिस। और क्लिनिकल जॉन्डिस हम कब बोलेंगे? जब ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाएगा, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाएगा तो उसको हम क्लिनिकल जॉन्डिस बोलेंगे। और ये जो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम ब्लड में बिलीरुबिन हो तो उसे सब क्लिनिकल जॉन्डिस और लेटेंट जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जॉन्डिस कैन बी कैरेक्टराइज इनटू 3 मेन टाइप। 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं। पहला जो जॉन्डिस है प्री हिपेटिक है, दूसरा हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। 1, 2 और 3 टाइप के जॉन्डिस हम स्टडी करने वाले हैं। पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं प्री हिपेटिक जॉन्डिस से। आगे बढ़ते हैं। ओके, प्री हिपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस क्या है? ऑल्सो नोन एज अ हिमोलाइटिक जॉन्डिस, ठीक है। हिमोलाइटिक जॉन्डिस। हिमोलाइटिक का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। हिमोलाइटिक हम कोरिलेट कर सकते हैं, हिम है उसको लाइस करना और उसको तोड़ना है, ठीक है, हिम को तोड़ना है तो उसे बोलते हैं हिमोलाइटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब क्या है देखो, प्री हिपेटिक जॉन्डिस का दूसरा नाम है हिमोलाइटिक जॉन्डिस। ओके, और प्री हिपेटिक जॉन्डिस है उसे हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये प्री हिपेटिक जॉन्डिस है? तो प्री हिपेटिक जॉन्डिस हमें पता करना है तो पहले ब्लड टेस्ट होगी और ब्लड टेस्ट में हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पाया जाता है, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पाया जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें प्री हिपेटिक जॉन्डिस है, ठीक है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या है तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि हमारे लिवर के अंदर, हमारा जो लिवर होता है वो बिलीरुबिन को बॉडी में से बाहर निकालता है, ठीक है, बिलीरुबिन को बॉडी में से बाहर निकालता है। मगर ये बिलीरुबिन को डायरेक्टली बाहर नहीं निकालेगा, मतलब कि बिलीरुबिन को एक ओनली फॉर बिलीरुबिन फॉर्म में ही बाहर नहीं निकालेगा, मगर ये बिलीरुबिन को दूसरे कोई फॉर्म में अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब कि बिलीरुबिन को किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होना पड़ेगा तब जाके हमारी बॉडी में से बिलीरुबिन बाहर निकलेगा। ओके, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या है तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अभी बाइंड नहीं हुआ है। और ये इसका जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आप देख लो, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये आपके सिलेबस में नहीं है मगर मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, और ये है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मेजर हम कहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कैन नॉट बी एक्सक्रिएटेड डायरेक्टली। ओके, कैन नॉट बी एक्सक्रिएटेड डायरेक्टली, मस्ट बी कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन द लिवर। ओके, लिवर के अंदर पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारी बॉडी में से निकलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और देख लेते हैं, फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल बिफोर इट रीच द लिवर। ओके, और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, जो कॉन्जुगेटेड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। और अनकॉन्जुगेटेड वो टाइटली बाउंड टू द एल्ब्यूमिन इन द ब्लड। ओके, कैन नॉट बी एक्सक्रिएटेड इन द यूरिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ओके, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, दिस में रिजल्ट फ्रॉम, तो ये जो पहले जान रहे प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी उसे बोलते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस कैरेक्टराइज कैसे करेंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारे ब्लड में पाया जाएगा तो पता चलेगा प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। और ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस कैसे होता है ये देखना हमें, ठीक है। ओके, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं तो अच्छा रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, प्री हेपेटिक जॉन्डिस कैसे होता है तो देख लेते हैं। पहला जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, हमारे ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। एक पहला ये रीजन है प्री हेपेटिक जॉन्डिस होने का। दूसरा क्या रीजन है? डिक्रीज अपटेक ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। क्या होगा? डिक्रीज होगा अपटेक किसका? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का। तो ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? प्रोडक्शन बढ़ेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का। दूसरा क्या है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा उसका अपटेक कम हो जाएगा, ओके। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है? डिक्रीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन कंडीशन की वजह से हमें प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कंडीशन सच एज हिमोलाइसिस,
where the breakdown of red blood cell is accelerated, leading to the increased bilirubin production that exceed the liver capacity to remove it. ओके, अब क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होता है, तो हमारे जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसे हम बोलते हैं, वो आरबीसी होते हैं, वो लाइस होते हैं। आरबीसी लाइस हो गए, आरबीसी जैसे ही लाइस होते हैं तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन निकलेगा, और हीमोग्लोबिन बाहर निकलने की वजह से उसमें से हीम बाहर निकलेगा, और हीम बाहर निकलेगा तो उसमें लीवर के अंदर हीम का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, हीम का डिग्रेडेशन होगा। मगर ये आरबीसी जो लाइस होते हैं वो एक रेंज में लाइस होते हैं, मतलब कि उसका 120 डेज लाइफ स्पान पूरा होता है तब होता है। मगर कभी हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो तो ये आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा लाइस होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, ज़्यादा से हीमोग्लोबिन ज़्यादा बाहर आएगा तो उसका डिग्रेडेशन, हीम का डिग्रेडेशन बढ़ेगा, तो लीवर के ऊपर क्या बढ़ेगा, लोड पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, एक्सीड द लीवर कैपेसिटी टू रिमूव इट, लीवर के अंदर ज़्यादा लोड पड़ता है बिलीरुबिन को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए। तो इस तरीके से पहला क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, डिक्रीज अपटेक ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब हमारी बॉडी में जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पड़ा है तो उसको अपटेक करके लीवर के पास भेजना होता है। लीवर क्या करेगा, उसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेगा और बॉडी में से बाहर निकाल देगा, मगर ये जो अपटेक होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अपटेक कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। उसमें क्या होता है, सिन इन द डिसऑर्डर लाइक गिलबर्ट सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक जो एंजाइम्स होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। देखते हैं आगे, तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा क्या है, सेवरल डिफेक्ट इंक्लूडिंग अ डेफिशिएंसी इन द एंजाइम बिलीरुबिन। अब मैंने जो बोला था कि गिलबर्ट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से होता है, उसका नाम है बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। ओके, क्या नाम है, बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। ये एक एंजाइम है, उसके जब भी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से गिलबर्ट सिंड्रोम हमें होता है। ओके, इम्पेयर्ड हिपेटिक अपटेक ऑफ बिलीरुबिन और डिक्रीज रेड सेल सर्वाइवल। ओके, तो ये बिलीरुबिन, ये जो एंजाइम है बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस, ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये हिपेटिक अपटेक ऑफ बिलीरुबिन को बढ़ाता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, और डिक्रीज रेड सेल सर्वाइवल, ठीक है, क्या कर रहा है, जब इसकी कमी होगी तो जो आरबीसी सेल होते हैं उसको जो सर्वाइवल रेट 120 डेज का होता है उसमें कमी आ जाएगी। ओके, तो उसकी वजह से पहले तो देखो सुन लेते हैं, डिक्रीज अपटेक ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये कंडीशन किस में देखने मिलेगी, एक सिंड्रोम है, इसका नाम है गिलबर्ट सिंड्रोम, उसमें देखने मिलेगी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये डिसीज कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये एंजाइम का नाम है बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। इसकी जब डेफिशिएंसी होगा तो गिलबर्ट सिंड्रोम होगा, और उसका काम क्या है, तो ये बिलीरुबिन को अपटेक करवाता है, मगर ये एंजाइम नहीं होगा तो लीवर के अंदर अपटेक नहीं होगा। और दूसरा काम क्या है उसका, कि आरबीसी जो सेल होता है उसको 120 डेज सर्वाइवल में हेल्प करता है, मगर जब ये एंजाइम नहीं होता तो आरबीसी सेल 120 डेज सर्वाइव नहीं होते, ठीक है। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, डिक्रीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसको किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, मगर ये नहीं होगा और कम हो जाएगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिलीरुबिन का, तब जाके हमें प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। ये तीसरी कंडीशन है। तो ये कंडीशन में कौन से डिसीज होते हैं, तो एक पहला है नियोनेटल जॉन्डिस और क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम। ओके, नियोनेटल जॉन्डिस और दूसरा नाम है क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम, ये दो कंडीशन होती है। तो देख लेते हैं नियोनेटल जॉन्डिस, ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न, occur in almost every infant due to underdeveloped hepatic glucuronide transferase activity. ओके, नियोनेटल नाम से ही पता चलता है कि कोई भी जो न्यू बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उसके अंदर देखने मिलेगा। ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न, ओके, न्यूबॉर्न में देखने मिलेगा। अकर इन ऑलमोस्ट एवरी इन्फांट ड्यू टू अंडर डेवलप हिपेटिक ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जब इसके अंदर, जब न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर हिपेटिक ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी वजह से नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। दिस एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद 2 वीक पोस्ट बर्थ नॉर्मलाइज सीरम बिलीरुबिन लेवल। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि नियोनेटल जॉन्डिस है
मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता ही है, क्योंकि तब उसके अंदर हेपेटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी एकदम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती है, इसके लिए नियोनेटल जॉन्डिस होता है। मगर जैसे भी टाइम निकलता है, विद इन 2 वीक के बाद न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सीरम लेवल में बिलीरुबिन एकदम कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी वजह से नियोनेटल जॉन्डिस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा है क्रिगलर नाइजल सिंड्रोम। ओके, क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम के 2 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2। ओके, टाइप 1 कब होता है? सीवियर फॉर्म कॉज बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ओके, जब भी ऐसा आए कि क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम टाइप 1 कब होता है, तो जब ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंस हो, तो टाइप 1 क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम होता है। और टाइप 2 क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम कब होगा? अ मॉडरेट फॉर्म ड्यू टू पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। ओके, पार्शियल डेफिशिएंसी होगी एंजाइम्स की, कौन से एंजाइम की? ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, तो टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस है? टाइप 1 में एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंस होता है और टाइप 2 के अंदर पार्शियली एंजाइम एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम होता है। High level of unconjugated bilirubin above 18 milligram per deciliter can lead to the Carnic-Terrace, where bilirubin deposit in the lipid-rich basal ganglia। एक ये कंडीशन है कार्निक-टेरस। क्या है? कार्निक-टेरस। ये कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ता है, तो कार्निक-टेरस कंडीशन क्रिएट होती है। ये कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंग्लिया होती है, उसके अंदर लिपिड लेयर आता है, तो उसके अंदर बिलीरुबिन का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन बिलीरुबिन का होता है, तो उसकी वजह से कार्निक-टेरस डिसीज होता है। ठीक है, तो इसमें कितने डिसीज पढ़े हमने? तो पहला है नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, पहले इसको एकदम क्लियर कर देते हैं। ओके, हमने पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस के कैसे होता है उसके बारे में 3 टॉपिक स्टडी किए। ठीक है, पहला क्या था कि प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, दूसरा अपटेक कम होगा, और तीसरा बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज होगा। ओके, तो ये डिक्रीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने 3 डिसीज पढ़े हैं। पहला है नियोनेटल जॉन्डिस, दूसरा है क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम, और तीसरा है कार्निक-टेरस। ओके, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, हिपेटिक जॉन्डिस के बारे में देख लेते हैं। ओके, पहले मैं वापस पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस पे जाता हूं मैं। ओके, सॉरी, प्री हिपेटिक जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? तो वापस एक बार क्लियर करता हूं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारे ब्लड में जब बढ़ता है तब जाके प्री हिपेटिक जॉन्डिस होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस कब होगा? Hepatic jaundice occur due to primary liver disease and is characterized by elevated level of both conjugated and unconjugated bilirubin in the plasma। ठीक है, हिपेटिक जॉन्डिस कब होगा? तो पहला तो हमारे बॉडी में जब लिवर डिसीज होगा तब, और दूसरा ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तब जाके हमें हिपेटिक जॉन्डिस होता है। ओके, प्री हिपेटिक जॉन्डिस ओनली फॉर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और पर्सन सफरिंग फॉर लिवर डिसीज, तब जाके हिपेटिक जॉन्डिस होता है। ओके, सम स्पेसिफिक कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन है उसमें हमें हिपेटिक जॉन्डिस होता है? तो पहला है वायरल हिपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर कॉज बाय द वायरस एक आता है, उसके बोलते हैं हिपेटाइटिस वायरस, और हिपेटाइटिस वायरस की वजह से हमें वायरल हिपेटाइटिस होता है और जॉन्डिस होता है। क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर कॉज बाय द वायरस लीडिंग टू इंक्रीज ALT एंड AST। ओके, जब भी हमें हिपेटाइटिस वायरस का अटैक बॉडी में होता है, इन्फेक्शन लगता है, तो हम वो वायरस सीधा जाता है लिवर के अंदर, और लिवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है। तो जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो 2 एंजाइम है, पहला है ALT और दूसरा है AST। ये दोनों एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। नाम देख लेते हैं फुल फॉर्म। ALT का एलेनाइन ट्रांसएमिनेस, ALT का नाम है, और AST का नाम है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस। ओके, दोनों का लेवल बढ़ता है। दूसरा है लिवर सिरोसिस
क्रोनिक लिवर डैमेज लीडिंग टू दिस स्कैरिंग एंड लिवर फेलियर। ओके, लिवर सिरोसिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर प्रॉपरली डैमेज हो जाता है। ओके, और लिवर का फंक्शन कर ही नहीं पाता, उसे बोलते हैं लिवर सिरोसिस। ओके, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम उसमें क्या होता है? अब बेगिन ऑटोसोमल recessive condition characterized by elevated level of conjugated and unconjugated bilirubin along with dark brown pigment in the liver cell. ओके, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम क्या है कि उसके अंदर कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है और साथ साथ में डार्क ब्राउन पिगमेंट भी लिवर सेल के अंदर बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, तीसरा है लिवर इंजरी ड्यू टू केमिकल। हमारी बॉडी में जब ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल जाता है इन फॉर्म ऑफ फूड, तो उसकी वजह से भी हमें हमारे लिवर में डैमेज होता है। तो वो क्या, एक्सपोजर टू फार्मालॉजिकल एंड केमिकल एजेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारी टैबलेट में यूज होता है, बहुत सारी टैबलेट में। एसिटामिनोफेन, आइसोनियाजिड, क्लोरोप्रोमाजाइन कैन कॉज अ लिवर इंजरी रिजल्टिंग इन हेपेटिक जॉन्डिस। ओके, बहुत सारी ऐसी टैबलेट होती है जब हमारे बॉडी में डिसीज होता है तो हम लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे लिवर में डैमेज होता है। तो वो जब लिवर डैमेज करता है तब जाके हमें हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हेपेटिक जॉन्डिस की डिफरेंट कंडीशन है। पहले एक बार देख लेते हैं हेपेटिक जॉन्डिस कब होगा। तो पहला तो लिवर डिसीज होगा तब, और जब हमारी बॉडी में और ब्लड में कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तब जाके हमें हेपेटिक जॉन्डिस होगा। और कौन से ऐसी कंडीशन है जो हेपेटिक जॉन्डिस कर सकती है? तो एक है वायरल हेपेटाइटिस, दूसरा है लिवर सिरोसिस, तीसरा है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और चौथा है लिवर इंजरी ड्यू टू केमिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, पहले मैं पढ़ा प्री हेपेटिक जॉन्डिस, फिर पढ़ा हमने हेपेटिक जॉन्डिस, अब पढ़ रहे हैं हम पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ओके, प्री हेपेटिक जॉन्डिस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब होता है। हेपेटिक जॉन्डिस कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब होता है। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, अब उसके बारे में देखते हैं। ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक कोलेस्टेसिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट व्हिच मे ड्यू टू। ओके, अब जो बाइल डक्ट होती है, ओके, बाइल डक्ट कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर से निकलती है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब जाके हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। देख लेते हैं क्या है गॉलस्टोन। गॉलस्टोन क्या एक कंडीशन है कि उस कंडीशन में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं। ठीक है, उसमें पेशेंट को गॉल ब्लैडर कभी निकालना भी पड़ता है। ओके, तो गॉलस्टोन क्या है? सॉलिड पार्टिकल दैट फॉर्म फ्रॉम बाइल कोलेस्टेरॉल एंड बिलिरुबिन इन दी गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो स्टोन बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? बाइल कोलेस्टेरॉल की वजह से और बिलिरुबिन की वजह से हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। दूसरा है कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियास। और जो पेंक्रियास है हमारा, उसमें भी कार्सिनोमा हो जाता है, मतलब कि कैंसर हो जाता है, तब जाके भी हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। कैंसर दैट ऑब्स्ट्रक्ट द बाइल डक्ट। ओके, तीसरा क्या है? कार्सिनोमा ऑफ द बाइल डक्ट। अब जो बाइल डक्ट है उसके अंदर भी कैंसर हो जाता है, तब जाके भी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। कैंसर इन द बाइल डक्ट ब्लॉकिंग द बाइल फ्लो। ओके, बाइल फ्लो आएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से भी हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। इन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस सीरम शो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंडिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल फ्लो। ओके, उसका मतलब क्या होता है? जब हमारे ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बहुत सारा बढ़ जाता है, ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो उसका मतलब ये होगा कि बाइल फ्लो कम हो गया है। ठीक है, बाइल फ्लो कम हो गया है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और तब जाके हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा प्री हेपेटिक जॉन्डिस, फिर पढ़ा हमने हेपेटिक जॉन्डिस और फिर पढ़ा हमने पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, ये तीन हमने पढ़ा है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है? ओनली फॉर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। हेपेटिक के अंदर अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों का लेवल बढ़ता है, और पोस्ट हेपेटिक के अंदर ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हमने ये देखा पूरा हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। अब आगे हम पढ़ने वाले ब्लड एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशन फॉर जॉन्डिस। ओके, तो ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। आपको कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो कमेंट करिए, और कन्फ्यूज़न नहीं है तो आप लाइक कर दीजिए। और आगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या
सीखना चाहते हैं, क्या बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट करिए, तो हम उसके ऊपर भी लेक्चर लेने वाले हैं। और आपको ये लगता है कि भाई हमें इसकी पीपीटी भी चाहिए, तो हम तुरंत ही बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर, शायद 10 रुपये से लेके 50 रुपये के अंदर हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। और आप, हम लिंक भी शेयर करेंगे आपके साथ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।